तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ग्रुप डी के लिए गुरु मंत्र क्लास का आगाज कर दिया है। ये हमारी पहली क्लास है और अब से आपको रोजाना ये गुरु मंत्र क्लास ग्रुप डी के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है, इस क्लास में हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, इस बुक की प्रस्तावना लिखी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति बुक के बारे में हम कुछ और डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो बुक है इसका विमोचन किसने किया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों ने मिलकर नई दिल्ली में इसका विमोचन किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है, तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और स्मृति ईरानी जो है ये महिला तथा बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, और इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर हैं और ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वर्तमान में सचिव हैं। और इसकी जो प्रस्तावना है ये किसने लिखी है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा। विमोचन किसने किया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों ने मिलकर इसका विमोचन किया। इस बुक के राइटर कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर हैं और इस बुक की जो प्रस्तावना है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। ठीक है, तो 4-5 फैक्ट हैं, इन फैक्टों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी को आप याद रखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उदाहरण है। तो देखो दोस्तों वॉकी टॉकी जो है ये हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल या फिर टेली कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों टेली कम्युनिकेशन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स और तीसरा होता है सिंप्लेक्स। सभी को हम समझेंगे नीचे। और एक और क्वेश्चन है, अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि जो वॉकी टॉकी है ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसी क्रम में। कह रहा है कि निम्न में से कौन पूर्ण द्वैत संचार या फिर फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। दोस्तों फुल डुप्लेक्स का उदाहरण इनमें से कौन सा है, दोस्तों टेलीफोन पर बातचीत करना जो है ये फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। चलिए हम टेली कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं। पहले क्या होता है, तो पहला होता है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स, हमने आपको बताया था। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है सिंप्लेक्स। क्या होता है, तीसरा होता है सिंप्लेक्स। अब देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, तो इसमें डेटा का जो संचरण है ये दोनों दिशा में होता है। ठीक है, दोनों दिशाओं में डेटा का संचरण होता है। यहाँ से भी डेटा का संचरण हो सकता है और इस तरफ से भी डेटा का संचरण हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा से डेटा का संचरण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉकी टॉकी। और वॉकी टॉकी आप लोग जानते होंगे इसका यूज कौन करता है, तो आर्मी, मिलिट्री वगैरह इसका यूज करते हैं। मैं आपको समझा दूं, जब क्या होता है कोई जवान है, ठीक है, वो वॉकी टॉकी से बात करता है और बोलता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली यहाँ पर फोर्स की ज़रूरत है, ओवर। और दूसरा सुनने वाला इसको सुनता रहता है। ठीक है, ओवर क्यों बोलता है कि हमारी बात खत्म हो चुकी है, अब आप अपनी बात बोलिए। तो वो वहाँ से जो सुन रहा है स्टाफ कंट्रोल रूम से, वो क्या बोलेगा, ठीक है हम 10 मिनट में फोर्स भेज रहे हैं, ओवर। ठीक है, तो ओवर इसलिए ही बोला जाता है कि यदि दोनों एक साथ बोलेंगे, ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो इनकी आवाज़ आपस में टकरा जाएगी और किसी को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, और वॉकी टॉकी ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा का संचरण तो दोनों दिशाओं से होता है, यहाँ से भी डेटा को भेज सकते हैं, यहाँ से भी भेज सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दिशा से डेटा को हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये वॉकी टॉकी हो गया। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, तो इसमें डेटा को यहाँ से भी भेज सकते हैं, यहाँ से भी भेज सकते हैं और ये डेटा नष्ट भी नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है फुल डुप्लेक्स में कि डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं से संभव होता है। ठीक है, फोन पर गपियाते रहो, ठीक है, आप इनको बोलते रहो कुछ भी, वो आपको बोलते रहेंगे, आपस में आवाज़ नहीं टकराएगी, नष्ट नहीं होगा। ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स है, फोन पर बातचीत करना। अब सिंप्लेक्स को हम समझ लेते हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है, तो इस अवस्था में डेटा का संचरण हमेशा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, एक ही दिशा में होता है, या तो यहाँ से होगा
या फिर यहाँ से होगा। ठीक है, तो डेटा का संचरण इसमें हमेशा एक ही दिशा में होता है। इसमें क्या होता है, तो अपनी सूचनाओं को या तो केवल भेज सकते हैं या फिर केवल रिसीव कर सकते हैं। और रेडियो वगैरह जो है ये सिंपलेक्स के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि टेलीकम्युनिकेशन के जो टाइप हैं 3 प्रकार के, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंपलेक्स, आप लोग समझ गए होंगे। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों एडवर्ड हेगर जो हैं ये स्लोवाकिया देश के नए प्रधानमंत्री बने गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है स्लोवाकिया की, तो जो स्लोवाकिया देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है, ब्रेटिस्लावा, और यहाँ की करेंसी यूरो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो जोजाना कैपुटोवा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो एडवर्ड हेगर जो हैं ये स्लोवाकिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शांति अग्रो सेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किन देशों की सेना के बीच में शुरू किया गया। दोस्तों शांति अग्रो सेना 2021 जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो ये भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, इन सभी देशों के बीच में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी देशों के बीच में। इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है, तो इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शांति अग्रो सेना 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया। आयोजन किस देश में किया गया, तो बांग्लादेश में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो चारों देशों की सेनाओं के बीच में रिश्तों को और अधिक मजबूत करना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, आतंकवाद को खत्म करना ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। ठीक है, और शांति अग्रो सेना 2021 की यदि हम बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो शांति अभियानों को मजबूत करना इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, देश के नए राजस्व सचिव कौन बन गए हैं। दोस्तों देश के नए राजस्व सचिव जो हैं ये तरुण बजाज बन गए हैं। कौन बन गए हैं, तरुण बजाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों फटाफट से अपना आंसर लगाएं, ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हमने बात करी है रासायनिक नाम की। यदि हम बात करें इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों CaSO4 1/2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मूर्तियों और खिलौने बनाने में, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में, और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो चाक होती हैं, ठीक है, तो चाक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों जो रॉकेट है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉकेट का प्रक्षेपण जो है ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ग्रहों की गति के नियमों का जो प्रतिपादन है ये केपलर ने किया था। किसने किया था, केपलर ने किया था। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। दोस्तों सौर मंडल की जो खोज है ये कोपरनिकस ने की थी। किसने, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। दोस्तों लोकसभा में जो शून्यकाल होता है इसकी अवधि अधिक से अधिक 1 घंटे हो सकती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो संसद में शून्यकाल या फिर 0 आवर होता क्या है। तो दोस्तों ये समय जो है ये दोपहर 12 बजे से, ठीक है, ये दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के समय को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल या फिर 0 आवर कहते हैं। ठीक है, इस अवधि के दौरान जो सदस्य होते हैं वो बिना किसी अनुमति या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं और इन प्रश्नों पर तुरंत कार्यवाही भी चाहते हैं। ये होता है शून्यकाल या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, 0 आवर हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह।
कौन है? अमित शाह हैं। और देखो दोस्तों, जो अमित शाह हैं आपको याद रखना है कि इनको अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। ठीक है, 2021 के अंदर केंद्र सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया है। ठीक है, और ये मंत्रालय किसको दिया गया है? अमित शाह को दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने, तो आप कहेंगे अमित शाह ही बने हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, सहकारिता दिवस जो है ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य जो है वो है टार्टर जल डमरू मध्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है मात्र 7.3 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो टार्टर जल डमरू मध्य है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये दोस्तों रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, रूस का एक सखालिन द्वीप है। ठीक है, तो ये रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। एंडोस्कोपी जो है ये किस विधि से होता है? तो ये पूर्ण व आंतरिक परावर्तन से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एंडोस्कोपी इसको समझना होगा। दोस्तों, एंडोस्कोपी क्या है? तो एक प्रकार की टेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, और इसकी मदद से शरीर के आंतरिक अंगों को एक विशेष उपकरण की सहायता से बिना किसी चीर फाड़ के देखा जा सकता है। यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक विशेष प्रकार का उपकरण है, और इसकी सहायता से डॉक्टर जो है ये शरीर के आंतरिक अंगों को देख रहा है बिना किसी चीर फाड़ लगाए। ठीक है, और ये जो टेस्टिंग प्रोसेस है ये पूर्ण रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। दोस्तों, जो शारदा अधिनियम था, ठीक है, तो इसमें लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो आयु है ये क्या निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष। ठीक है, और 18 वर्ष। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस ये जो शारदा अधिनियम है इस अधिनियम को और क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस अधिनियम को बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 भी कहा जाता है। ठीक है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 भी कहा जाता है। और दोस्तों, अभी जो है ये संसद ने मंजूरी दे दी है कि लड़कियों की एज शादी के लिए अब कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। ठीक है, अभी इस पर विवाद चल रहा है, देखते हैं कितना इसका रिजल्ट क्या निकलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, मशहूर उर्दू शायर जो हैं राहत इंदौरी, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। ठीक है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो राहत इंदौरी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और रिसेंटली इनका निधन हो गया है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं वो पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में, जैसे नाराज, चांद पागल है, 2 कदम और सही, मेरे बाद, ये जो है ये राहत इंदौरी की कुछ फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इन 4 में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो हम एक एक करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, ये काम तो जो है चुनाव आयोग का होता है, बिल्कुल सही है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यार ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता। ठीक है, और यही हमें बताना था। अच्छा, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता, तो भैया ये किसका कार्य होता है? देखिए दोस्तों, चुनाव की जो अधिसूचना है, ठीक है, चुनाव की जो अधिसूचना है ये राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जारी करता है लोकसभा के लिए, ध्यान रखना, राष्ट्रपति जारी करते हैं लोकसभा के लिए, और चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं विधानसभा के लिए। ठीक है, विधानसभा के लिए कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा, ध्यान रखना सभी व्यक्तियों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं? दोस्तों, डाक के माध्यम से यदि कोई मतदान करता है तो उसको हम कहते हैं परोक्ष मतदान। ठीक है, परोक्ष मतदान, या फिर इसको हम अप्रत्यक्ष मतदान कहेंगे, इनडायरेक्ट वॉलेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट कमांड का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि कट कॉपी पेस्ट कमांड का पता किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने लगाया था, तो आप कहेंगे लैरी टेस्लर ने लगाया था। ठीक है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की कंट्रोल सी, और कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, और पेस्ट की होती है कंट्रोल V। ठीक है, और इस कमांड का पता किसने लगाया था, लैरी टेस्लर ने लगाया था। ठीक है, और लैरी टेस्लर का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, 74 वर्ष की आयु में। और इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कमांड का पता कब लगाया था, तो 1960 में इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कमांड का पता लगाया था। आपको याद रखना है, इनका नाम क्या है, लैरी टेस्लर इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ। ठीक है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पारित कब हुआ और दूसरा पूछा जाता है कि ये लागू कब हुआ। तो अभी पूछा गया है कि पारित कब हुआ, तो आप कहेंगे 2006 में। ठीक है, और दूसरा पूछा जाए कि लागू कब हुआ, तो 2011 में ये लागू हुआ था। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कहते हैं, ये 2006 में पारित हुआ, 2011 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो खाद्य सामग्री के लिए मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के लिए भंडारण, बिक्री, आयात और निर्यात को कंट्रोल करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है। दोस्तों, बीज से जो पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनको पुनः रोपकर खेती की जाती है धान की। ठीक है, और इसको प्रतिरोपित बुआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोपित बुआई इसको कहा जाता है। अच्छा, जो किसान वगैरह हैं वो तो जानते ही होंगे, और अब तो डायरेक्टली सीड से ही बोनी कर देते हैं धान की। ठीक है, अब यहाँ से आपको याद रखना है कि धान में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है खैरा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान का जो खैरा रोग है ये जस्ता तत्व की कमी के कारण होता है, या फिर हम जस्ता को क्या कहते हैं, तो इसको हम जिंक कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, तो Zn इसका सिंबल होता है। इस खैरा रोग में होता क्या है, तो इसमें धान की जो पत्तियां हैं वो हल्की पीले रंग की हो जाती हैं और उसमें धब्बे भी बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो हर्ष चौहान बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हर्ष चौहान ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने नंद कुमार साई का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। फटाफट से आंसर बताएं। दोस्तों, जो क्षिप्रा नदी है, ठीक है, ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उज्जैन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, जो उज्जैन है ये क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, इसने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। दोस्तों, एक्चुअल में उत्तराखंड राज्य की जो राजभाषा है वो क्या है, तो वो हिंदी है। ठीक है, यहाँ की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, लेकिन संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मतदाताओं को पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड देने का प्रावधान कहाँ किया गया है। दोस्तों, जो वोटर्स होते हैं इनको आइडेंटिटी कार्ड देने का जो प्रावधान है ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत क्यों आए थे। दोस्तों, चीनी यात्री सबसे पहले भारत क्यों आए थे, फटाफट से आंसर लगाएं। दोस्तों, तो जो चीनी यात्री थे उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी और इसकी जानकारी जुटाने के लिए ये लोग भारत आए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, चीनी यात्री कुछ फाहियान हैं जैसे, ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और ये 450 ईस्वी में आया था। और जो हैंसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और 600 ईस्वी में ये आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और हैंसांग किसके शासनकाल में आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया। दोस्तों, केसरी नामक समाचार पत्र जो है ये शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने ये शुरू किया। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो केसरी नामक समाचार पत्र है इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में की थी। ठीक है, और दोस्तों, ये जो केसरी समाचार पत्र है याद रखना
ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक दूसरा समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उस समाचार पत्र का नाम क्या था, तो उस समाचार पत्र का नाम था मराठा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जो मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था ये किस भाषा में था। ठीक है, तो मराठा था, लेकिन लोग कंफ्यूज होकर इसमें मराठी लगा देते हैं। तो जो मराठा समाचार पत्र था इसका प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में किया था। केसरी जो है ये मराठी में प्रकाशित था, और जो मराठा समाचार पत्र है इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, लोग भले ही हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फटाफट से अपना आंसर लगाएं दोस्तों। वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना तो की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेदांत कॉलेज है, ठीक है, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अब लगाएं आप आंसर। वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। याद रखना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, और दोनों फैक्ट जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी? दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल, ठीक है, अभी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल, उन्होंने 29वें, ठीक है, विश्व पुस्तक मेला कौन सा था 2021 में? 29वां। ठीक है, तो 29वें विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, और इसका आयोजन चला है 6 से 12 मार्च तक। ठीक है, और इस साल 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी थीम थी। ठीक है, और इसका आयोजन, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि एनबीटी के द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो एनबीटी ने इसका आयोजन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कहाँ की सरकार ने एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन शुरू किया है? दोस्तों एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन जो है ये किसने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन, ठीक है, ये क्यों शुरू किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए ये शुरू किया गया। और शुरू किसने किया है? तो दिल्ली ने इसको शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों इस सीरीज के बारे में आपके क्या फीडबैक हैं, आप क्या करेक्शन करवाना चाहते हैं, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, सारी चीजें कमेंट करके बताएं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे और यदि कोई कमी है तो हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। आपके फीडबैक हैं जो हमें सुधार करने के लिए मजबूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियो हम बनाते रहते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हमने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, उसमें हमने 40 लगभग टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को ऐड किया है। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट हो गई, और एक हमारी यही गुरु मंत्र क्लास की जो सीरीज चल रही है ग्रुप डी के लिए, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसके सारे पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।